गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास, शुभ मध्याह्न। टेंथ क्लास हम कल से हमारा टॉपिक था समास पे। तो हमने कल समास का अर्थ, सामासिक पद और समस्त विग्रह, ठीक है, समस्त पद या विग्रह, समास विग्रह को पढ़ा और उसमें से हमने पढ़ा था थोड़ा सा तत्पुरुष की द्वितीय विभक्ति तक। अब हमारा टॉपिक चल रहा था तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके अनेक भेद हैं क्योंकि ये तत्पुरुष समास है, ये सातों विभक्तियों में चलेगा, ठीक है, सातों। जिसमें कर्ता कारक के, मान लीजिए जिसमें कर्ता कारक के चिन्ह का लोप हो, वह भी क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। तो मैंने कल आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताया, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास के बारे में बताया। मैंने यहाँ पढ़ाया आपको द्वितीय विभक्ति हमने समास की पढ़ी, तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास चल रहा है हमारा, पहला जो भेद है तत्पुरुष समास, जिसमें हमने द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था कि जहाँ पर समस्त पद का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का होता है और समास करने पर द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है, द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है ना। जो ये समस्त पद है, यहाँ कहीं आपको कल समझ में नहीं आया है तो आज ध्यान से फिर देखोगे कि किस प्रकार से लोप है। क्योंकि यहाँ जो लिखा है रामा आश्रित, राम धन आश्रित है, तो राम में कहाँ यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है? नहीं है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का क्या है, लोप है। जैसे रामाश्रितः, रामा में द्वितीय विभक्ति नहीं है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, पहले में द्वितीय विभक्ति, दूसरा क्या हो जाता है, प्रथमा हो जाता है। मेन जो हमने ध्यान देना है, जो हमारा चल रहा है तत्पुरुष समास, उसमें टॉपिक हमारा क्या था कल, द्वितीय तत्पुरुष। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि जब हम समास विग्रह करें तो वहाँ पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए। आया समझ में? पूर्व पद में क्या होनी चाहिए, द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर समझ में नहीं आया है, कभी भी जब भी कल के दिन स्कूल खुलेंगे तो आपको दोबारा से समास आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जितना भी समझाया जा रहा है आप इसको अभी समझोगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि जितने भी, जैसे हमारे पास पेपरों में कुछ हमें विभक्तियाँ दिखती है, विभक्तियों में समास पूछा है, तो हमें आना चाहिए कि जहाँ पे कहा गया है कि तत्पुरुष समास में सप्तमी विभक्ति तक जिन शब्दों का क्या हुआ हो, प्रयोग हुआ हो, वहाँ पे क्या होती है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। आया समझ में? जैसे यहाँ पे अभी हम द्वितीय तत्पुरुष पढ़ रहे थे, तो द्वितीय तत्पुरुष में यहाँ पे कहा गया था कि द्वितीय विभक्ति का लोप होता है। तो समस्त पद में तो कहीं हमें द्वितीय विभक्ति है ही नहीं, लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं वहाँ क्या निकलती है हमारी, प्रथम में पूर्व पद में यहाँ पे क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामाश्रितः, तो रामधन आश्रितः है यहाँ पे, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, रामम श्रितः, तो रामम में द्वितीय विभक्ति आ गई। वैसे ही दुखातीतः, दुखम शब्द में द्वितीय विभक्ति है ना। दुख अतीतः है, तो दुखम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। उसी के अनुसार कूपपतितः, तो कूप में तो कोई यहाँ तो लोप हो रहा है ना, द्वितीय विभक्ति तो है ही नहीं यहाँ, है ना। तो कहा क्या गया है कि इस समास, इस विभक्ति जो होती है द्वितीय विभक्ति का, इसमें क्या होता है, लोप हो जाता है, द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। तो आगे कहीं शरणागतः, शरणम आगतः, ठीक है, शरण को आया। तो को में जो यहाँ पे है कर्ता कारक के चिन्ह, यहाँ पे समझ दो, कर्ता ने कर्म को, चल क्या रहा है, द्वितीय विभक्ति चल रही है, द्वितीय तत्पुरुष है ना, कूपम पतितः, ठीक है। तो कुएं को गिरा, पतितः अर्थात गिरा, तो को जहाँ पे आएगा, जहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी वहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष होगा। जहाँ पे द्वितीय विभक्ति आएगी वहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। हमें यहाँ देखना कि शब्द क्या बन रहा है, शरणम। जो शरणम शब्द है हमारा, वो कौन सी विभक्ति का है, द्वितीय विभक्ति का शब्द है। संकटम, संकटम हमारा क्या है, द्वितीय विभक्ति है ना। ग्रामम प्राप्तः, गांव को प्राप्त,
तो ग्रामम जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पे लो, जैसे हमारे कर्ता कारक के चिन्ह हैं, तो को जहाँ पे आएगा, गांव को प्राप्त, है ना। गड़तः पतितः, गड्ढे को गिरा, ठीक है, गड्ढे पतिता अर्थात गिरा। तो गर्तम यहाँ पे क्या आया है कि द्वितीय विभक्ति का लोप है, इनमें सारे में क्या है आया है, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। और कुछ विशेष पदों के अनुसार मैंने आपको द्वितीय विभक्ति समझाया, जैसे श्रित है, अतीत है, पतित है, गतम है तथा आपन्न है, प्राप्त है, इनमें क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति के अनुसार यहाँ पीछे हमने शब्द को देखना है और वहाँ हमारी क्या होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। आया समझ में। अगला आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। अब हम तृतीय विभक्ति में पहुंचते हैं। अब पढ़ क्या रहे हैं हम, तत्पुरुष समास है हमारा एक ही टॉपिक, ठीक है। हमारा क्या है टॉपिक आज, तत्पुरुष समास, क्योंकि हम तत्पुरुष समास के भेद पढ़ रहे हैं, मतलब किस किस में तत्पुरुष समास आता है, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष समास, अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति आए, प्रथमा जब हम विग्रह करें तृतीय विभक्ति, ठीक है। इस प्रकार से तृतीय विभक्ति के पूर्व पदों के साथ, तृतीय विभक्ति के पूर्व पदों के साथ तथा कृदंत शब्दों के साथ क्या होती है, तृतीय तत्पुरुष समास यह कहलाता है, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष कहलाता है, ठीक है। तृतीय विभक्ति के पूर्व पदों के साथ तथा कृदंत शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष कहलाता है। विशेष पदों के साथ तृतीय तत्पुरुष, कुछ विशेष पद हैं उनके साथ तृतीय तत्पुरुष कैसे लगता है, सदृश शब्द है, सम शब्द है, मिश्र शब्द है, कलह शब्द है, निपुण शब्द है तथा पूर्व शब्द है, पूर्व अर्थात पहले, ठीक है। किस प्रकार से अब हमने देखना है, जैसे हमें पेपर में पूछा जाता है हरिणा, कहीं पूछा गया हरिणा तातः, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा समास है, तो हमें ध्यान देना है कि हरिणा में पहले विभक्ति कौन सी है, तृतीय विभक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि तत्पुरुष समास होगा, विभक्ति का जहाँ लोप होगा वहाँ पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। लेकिन हमें इसके लिए शब्द रूप भी याद होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, समास कर सकते हैं। आया समझ में। तो तृतीय तत्पुरुष में जैसे सदृ हरित्रातः, ठीक है, हरित्रातः है, तो हरिणा जब विग्रह करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हरिणा तातः, ठीक है, हरिणा तातः। अगला है मास पूर्वः, तो यहाँ पे मासेन पूर्वः, ये क्या है, तृतीय विभक्ति है, मासेन, ठीक है। मात्र सदृशः, मात्रा सदृशः, यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है। मात्रा जो शब्द है, मात्र जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। मासेन जो शब्द है वो क्या है, नपुंसकलिंग है। जैसे पुष्प शब्द को ले लो, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पे, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै, तो पुष्पेण को ले लें, मासेन मासाभ्याम मासेभ्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीय विभक्ति, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, तृतीय तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे मात्रा जो शब्द है, तो हमें स्त्रीलिंग का कोई शब्द रूप याद होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उस समास को विग्रह कर सकते हैं, ठीक है। एकोन एकेन उनः, ठीक है, एकेन उनः, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। शिव समः, शिवेन समः, ठीक है। तो जहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा मास से पूर्व, ठीक है, मात्रा सदृशः, मात्रा के समान, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पे से के द्वारा शब्द आएगा और जहाँ पे आगे क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। हरित्रातः, मास पूर्वः, मात्र सदृशः, एकोन, शिवशमः, ऐसे कई उदाहरण आएंगे, उनमें क्या होगी, तृतीय तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब है चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी विभक्ति के पूर्व पदों के लोप के साथ चतुर्थी तत्पुरुष होता है। जो चतुर्थी विभक्ति के पूर्व पद, पहले के पद के साथ
क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष होता है। चतुर्थी विभक्ति के पूर्व पदों के लोप के साथ, ठीक है। इसमें कौन सा समास होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। किस प्रकार से, जैसे विशेष पदों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष दिया है, जैसे तदर्थः, बलि, हित, सुख, रक्षित आदि। तो किस प्रकार से हम इनका विग्रह करेंगे कि जहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का पूर्व पद का क्या हो, लोप हो, जैसे द्वितीय विभक्ति का था, है ना। तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे समस्त पद है पठन पुस्तकम, ठीक है। तो हमारे चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है, पठनाय पुस्तकम। तो यहाँ पे कहीं चतुर्थी विभक्ति पूर्व पद में नहीं है। समस्त पद में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति कहीं भी नहीं है। जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पठनाय अर्थात चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। पुस्तक, पठनाय पुस्तकम, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति फिर कर्ता ने कर्म को करर्से के द्वारा संप्रदान के लिए, पढ़ने के लिए पुस्तक, ठीक है, पढ़ने के लिए पुस्तक। वैसे भूत बलि ही भूताय बलि, ठीक है। तो यहाँ भूत जो शब्द है, पठन जो शब्द है, इन पूर्व पदों में कहीं आपको चतुर्थी विभक्ति नजर नहीं आएगी। चतुर्थी विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का लोप, और यहाँ हमने क्या लगाना है, चतुर्थी विभक्ति के साथ ही इनका क्या होगा, विग्रह होगा। पठनाय पुस्तकम, पठन पुस्तकम अर्थात पठनाय पुस्तकम। दूसरा जैसे भूत बलि भूताय बलि, ठीक है। अगला है दान पात्रम, दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र, ठीक है। के लिए जहाँ पे आएगा वो क्या होगी, हमारी चतुर्थी विभक्ति। पुत्र हितम, पुत्राय हितम, ठीक है, पुत्र के लिए हित। मातृ सुखम, मात्रे सुखम, माता के लिए सुख, ठीक है। तो यह जो है हमारे क्या है, ये चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं, ठीक है। ये हमारा तत्पुरुष समास है चतुर्थी विभक्ति में। अब है पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी विभक्ति के पूर्व पदों की विभक्ति के साथ पंचमी तत्पुरुष होता है। पूर्व पदों के विभक्ति के साथ पंचमी तत्पुरुष होता है। विशेष पदों के साथ जैसे तत्पुरुष समास है भय, अपेत, मुक्त, पति, ठीक है। अब यहाँ समस्त पद जैसे व्याघ्र भयम, तो यहाँ पे जो हम पंचमी बनाएंगे व्याघ्रात भयम, ठीक है। भय जो शब्द है, अपेत जो शब्द है, मुक्त जो शब्द है, पतित जो शब्द है, इनमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति। कुछ विशेष पद हैं जिसमें क्या होती है, पंचमी तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है। जैसे सिंह भीतः, सिंघात भीतः, सिंगात, व्याघ्रात, ये उष्ठात, रोगात, जलात, ये सारे हमारे पंचमी विभक्ति के क्या हैं, शब्द हैं, है ना। व्याघ्र भयम, व्याघ्रात भयम, व्याघ्र से भयभीत, ठीक है। आपादान से क्या होना है, पृथक होना है, अलग होना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति। सिंह भीतः, सिंगात भीतः, सिंह से डर से क्या होना है, उससे हटना है, मतलब उससे अलग होना है, ठीक है। उष्ट पतितः, उष्टात पतितः, ठीक है। ऊँट से घिरना, उस ऊँट से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी विभक्ति, अलग होने के अर्थ में। रोग मुक्तः, रोग से मुक्त, रोग से वह क्या हो गया है, अलग हो गया है। जलज, जलात जातः, ठीक है। तो इनमें क्या है, पंचमी विभक्ति है, ये क्या है, पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। जितना आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो को देखोगे, उसके बाद जब समझ में नहीं आता है, नहीं आएगा, तो आपको जब क्लास में होंगे तो आपको दोबारा से समझाया जाएगा, ठीक है। आज आप तत्पुरुष समास के तृतीय, चतुर्थी और पंचमी भेद को देखोगे और वीडियो को सुन करके उनको याद करोगे।